दिस इज़ गर्ल गुलीन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाउ वाज सेल डिस्कवर्ड, डिस्कवरी ऑफ सेल और इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस चैप्टर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। इसमें हम बात करेंगे सेल वॉल के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। सबसे पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाना चाहूँगी, एक ओवरव्यू टाइप। अगर हम इसे एक सेल मान लें तो सेल के बाहर एक जो लेयर होती है, ये होती है सेल वॉल, आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है। अब सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में मिलती है, प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल में भी होती है, लेकिन एनिमल सेल में, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होती सेल वॉल। ठीक है। बाहर सेल वॉल होगी और उसके अंदर जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है। इसके अंदर स्ट्रक्चर आ जाएगा हमारा न्यूक्लियस, जो कि मेन स्ट्रक्चर है सेल का, और साइटोप्लाज्म हम बोलते हैं इस पोर्शन को। साइटो मीन्स सेल और प्लाज्म मीन्स फ्लूइड, मतलब सेल के अंदर जो फ्लूइड या लिक्विड है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब हम इन चारों के बारे में जो है डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल वॉल से। रिजिड आउटर कवरिंग है, बिल्कुल रिजिड होती है, ये सेल को सपोर्ट देती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल को। आउटसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड हमारे पास जो है सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एब्सेंट इन एनिमल सेल, ये मैंने आपको बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं मिलती। ठीक है। प्लांट्स में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद हमारे पास एक स्पेशल टॉपिक आता है जो कि है प्लाज्मोलाइसिस। अब प्लाज्मोलाइसिस किसे बोलते हैं? सेल लूजेस वाटर एंड श्रिंक्स। देखो क्या होता है कि ये ओस्मोसिस का प्रोसेस होता है। इसमें क्या है, अगर मान लो किसी मीडियम में सेल पड़ा है, ये हम आगे भी पढ़ रहे होंगे, तो कई बार सेल से वाटर जो है वो लूज़ होता है, मतलब सेल वाटर बाहर निकाल देता है, उसके बाद श्रिंक हो जाता है, तो सेल श्रिंक हो जाता है। ऐसे ही सेकंड चीज़ है, अगर सेल स्वॉलन हो जाए, मतलब अगर सेल के अंदर पानी भरे, जैसे इस सेल के अंदर अगर पानी भरने लग जाए तो ये स्वॉलन हो जाएगा, लेकिन ये बर्स्ट नहीं होगा। ये क्यों बर्स्ट नहीं होगा? क्योंकि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है। सेल वॉल एक रिजिडिटी प्रोवाइड करती है सेल को, उसे बर्स्ट नहीं होने देती और उसके स्ट्रक्चर को जो है मेंटेन करके रखती है। ठीक है। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। ये हमारे पास सेल वॉल की कैरेक्टरिस्टिक या फिर बेनिफिट्स में कंसिडर होता है कि सेल वॉल जो है वो सेल को बर्स्ट नहीं होने देती, उसकी स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल के अंदर वाली लेयर है। ठीक है, ये हमने बता दिया आपको। अब जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन से बोलते हैं, अलाउ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ सेल, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से ही जो सब्सटेंसेस हैं वो सेल के अंदर या फिर बाहर आ जा सकते हैं। और एक और यहाँ पे स्पेशल चीज़ रहती है जिसका नाम है सिलेक्टिव परमेबिलिटी। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसका मतलब है कि वो ऐसे ही, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल जो है अंदर नहीं जाएगा, ये कुछ टाइप के मॉलिक्यूल्स को ही अंदर आने देती है और कुछ टाइप के मॉलिक्यूल्स ही बाहर जा सकते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। जिस वक्त सेल को जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस जो है न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है या किसी भी चीज़ की, तो वही एलिमेंट अंदर आ जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन क्या होता है? मान लीजिए ये हमारा सेल है। ठीक है। सेल के अंदर हमें कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है, तो वो किस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर आएगी? जब बाहर, सेल के बाहर वाले एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, जब हम कंपेयर करें कि सेल के अंदर अगर कम है, ठीक है, बाहर ज़्यादा है सेल के अंदर कम है, तो बाहर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल के अंदर मूव करती है। ये भी थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होता है, तो ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही फंक्शन आता है। तो डिफ्यूजन की अगर हम बात करें तो उसकी डेफिनेशन क्या है? हाइयर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन रीजन। ठीक है। यहाँ पे हाइयर कंसनट्रेशन थी, हाइयर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जब मूवमेंट होती है तो उसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं। अब ओस्मोसिस क्या है? ओस्मोसिस में भी फंडा बिल्कुल सेम है कि डिफ्यूजन होगी हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर की। ये वाटर का एक स्पेशल केस होता है ऑस्मोसिस, जिसमें हम वाटर की बात करते हैं कि हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर की मूवमेंट होगी। अब इसमें हमारे पास 3 केसेस आ जाते हैं। ठीक है।
ऑस्मोसिस के 3 टाइप हमारे पास आते हैं। एक्चुअली ऑस्मोसिस के बेसिस पर हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। एक हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। तो अगर हम बात करें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, तो इसमें हमारा जो सोल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। सॉल्यूशन में सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। अब अगर सोल्यूट कम है तो वहाँ पे पानी ज़्यादा हुआ, मतलब जो लिक्विड है वो ज़्यादा हुआ ना। अगर पानी में मान लीजिए हमने शुगर डाली है और ये सेल है, तो जो पानी में शुगर है वो कम है एज़ कम्पेयर टू जो सेल में शुगर है, तो बाहर पानी ज़्यादा हुआ इट मीन्स। अब अगर बाहर पानी ज़्यादा है तो हमने अभी स्टडी किया कि जो मूवमेंट है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होती है। तो यहाँ पे वाटर जो है वो सेल के अंदर मूव करेगा बाहर से, और हमारा सेल जो है वो स्वेल हो जाएगा। सेकंड केस हमारे पास है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जब सॉल्यूशन और सेल के अंदर दोनों में इक्वल कंसंट्रेशन हो, ठीक है। जब इक्वल कंसंट्रेशन है तो मूवमेंट अंदर बाहर सेम चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम साइज ऑफ सेल रहता है, ना तो सेल स्वेल करता है ना ही श्रिंक करता है। थर्ड केस हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, हमारे पास सोल्यूट ज़्यादा होगा। अगर सोल्यूट ज़्यादा है ये वाले सॉल्यूशन में, तो मतलब पानी कम है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वाटर है वो कम हो गया एज़ कम्पेयर टू सेल। अब अगर पानी कम है तो कहाँ मूवमेंट होगी, अंदर ज़्यादा है इट मीन्स, तो अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट, और हमारा सेल हो जाएगा श्रिंक। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इन पे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, तो इसे आप अच्छे से समझिए और लर्न कीजिए। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो ये मूवमेंट अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन कहाँ एप्लीकेबल होती है रियल लाइफ में, तो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी बॉडी के अंदर वाटर की इन एंड आउट वाली मूवमेंट ऑस्मोसिस के बेसिस पे होती है। और रूट्स ऑफ प्लांट्स, ये बिल्कुल एक चैप्टर हम पढ़ेंगे +1 क्लास में कि कैसे वाटर की मूवमेंट होती है प्लांट के अंदर। इसमें जो मेन रोल ही हमारे पास ऑस्मोसिस और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से किया जाता है, ठीक है। अब हम आगे बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड और प्रोटीन की से मिलकर बनती है। ये फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। और एंडोसाइटोसिस, अब एंडोसाइटोसिस क्या है, ये फ्लेक्सिबल होती है इसलिए इसका फंक्शन है एंडोसाइटोसिस। अगर आपने कभी स्टडी किया हो, हमारे पास जो अमीबा है वो स्यूडोपोडिया बनाता है, राइट। वो ऐसे अपने फीट बनाता है और जो भी उसका मतलब इंसेक्ट या कुछ भी उसका फूड, उसको वो एनगल्फ कर लेता है। अब ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही वो अपनी शेप चेंज कर पाता है, ठीक है। तो एनगल्फ फूड में हमारी एग्जांपल अमीबा आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बारे में देखें तो डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, इसकी मेम्ब्रेन को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि डबल लेयर्ड है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं पोर्स, ठीक है। न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट हैं जिनसे चीज़ें अंदर बाहर आती जाती हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस हमारा इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा क्रोमेटिन, जो कि जेनेटिक मटेरियल है। हमारा डीएनए और सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर ही स्टोर्ड होती है। अब क्रोमेटिन जो है वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है, कंडेंस हो जाता है बेसिकली। क्रोमोसोम का अगर आपको पता हो ऐसा स्ट्रक्चर होता है रोड शेप्ड, ठीक है। तो जब सेल ने डिवाइड करना होता है तो तब वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में दिखता है हमें। और क्रोमोसोम की अगर हम आगे बात करें तो डीएनए प्लस प्रोटीन, ये 2 कंपोनेंट्स होते हैं क्रोमोसोम में। डीएनए के ऊपर होते हैं जीन्स, जो कि फंक्शनल यूनिट है डीएनए की। जीन्स ही हैं जो हमारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो या हमारे जो भी हम दिखते जैसे हैं, हमारी ग्रोथ, हमारी सारी जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करते हैं जीन्स जो प्रेजेंट होते हैं डीएनए पर। डीएनए क्रोमोसोम्स में होता है और क्रोमोसोम क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ओके। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, जो प्रिमिटिव सेल है उसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। लेकिन जिस रीजन में, वहाँ पे जिस रीजन में अगर ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है, तो किसी रीजन में हमारा जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पड़ी होगी, उसे हम बोल देते हैं न्यूक्लियोइड। लेकिन इसके तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, ये सिर्फ फ्रीली लाई करता है हमारे सेल के अंदर। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आपको बता दिया, सेल के अंदर जो भी फ्लूइड है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर सभी ऑर्गेनेलीज फ्लोट करती हैं और सब कुछ प्रेजेंट होता है।
फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द सेल, ठीक है, इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। कंटेन मेनी सेल ऑर्गेनेलिज, सभी सेल ऑर्गेनेलिज इसमें प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंस की, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसको आप नोट ज़रूर कर लेना अपनी नोटबुक में और लर्न भी करना। ये क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है तुम्हारे एग्जाम में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस क्या है। अब प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, ये इसे हम दोस्त प्रिमिटिव सेल बोलते हैं, मतलब जो जब अर्थ पे लाइफ आई तो फर्स्ट सेल जो आया था वो प्रोकैरियोटिक सेल था, प्रिमिटिव सेल था, ठीक है। धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट हुई और हमारे पास जो है यूकैरियोटिक सेल बना। अब प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ है 1 to 10 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6 मीटर के इक्वल, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल का साइज़ रहता है 5 to 100 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता। अभी मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियस, जो इसमें जेनेटिक मटेरियल है, अगर ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है तो जेनेटिक मटेरियल सिर्फ ऐसे ही वहाँ पे लाई कर रहा है, कोई उसके चारों तरफ जो है मेम्ब्रेन नहीं है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड वो स्पेस है जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो है वो पड़ा हुआ है। यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जिसके चारों तरफ एक डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास सिंगल क्रोमोसोम होता है और यूकैरियोटिक सेल में मोर देन 1 क्रोमोसोम होते हैं। इसमें अगर हम एग्जांपल लें तो ह्यूमंस के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम है हमारे पास, 23 पेयर्स। नेक्स्ट इज़ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज एब्सेंट। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज नहीं होती, इसमें कुछ अलग तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो हमारे अंदर ऑर्गेनेलिज परफॉर्म करती हैं, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल सेल इसकी एग्जाम्पल है। बैक्टीरिया सबसे पहले माने जाते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे देखने को मिले बैक्टीरिया थे वो, और बैक्टीरिया में ही हमारे पास जो है प्रोकैरियोटिक सेल कंसीडर करते हैं हम, ठीक है। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इसका स्ट्रक्चर आप आगे 11th क्लास में डिटेल में स्टडी करेंगे। और अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की तो हमारे अंदर जो सेल्स प्रेजेंट हैं, और अब हमारे पास जितनी भी स्पीशीज़ हैं, जो एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स की जितनी भी स्पीशीज़ हैं, उन सभी में यूकैरियोटिक सेल मिलता है, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में, यही कंटेंट मुझे कवर करना था। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा अच्छे से। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लेट मी नो, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करके जाना यार। सभी चैप्टर्स की बहुत अच्छी वीडियोस विद नोट्स आपको मिल रही होंगी, और जैसे मैंने आपको ये पढ़ाया तो आप कोशिश करो कि सेम ऐसे ही अपने नोट्स बना लो, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हो ना यार, उससे रिवाइज़ करना ईजी हो जाता है। और अभी आप 9th क्लास में, आगे 10th +1 +2 में तो तुम्हें नोट्स ही बनाने हैं, तो अच्छा है अगर आप 9th और 10th से ही एक हैबिट बना लें नोट्स बनाने की खुद के। तो आई होप यू लाइक इट, सब्सक्राइब करके जाना है। See you in the next video.